नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह जो प्रश्न पत्र है वह झारखंड डीएलएड की परीक्षा 2021 जो कि पिछले महीने 8 अगस्त से 16 अगस्त के दौरान हुई थी। आज मैं आपके सामने इस पूरे प्रश्न पत्र को एक आसान शब्दों में समझाते हुए और इसके सभी प्रश्नों को हल करवाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको समझ में आ सके, आपके पास एक साधारण रूपरेखा तैयार हो जाए कि किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं डीएलएड की परीक्षाओं में। डीएलएड की परीक्षाओं में कुछ बहुत अधिक कठिन स्तर के प्रश्न देखने को नहीं मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह है द्विवर्षीय पाठ्यक्रम 2021 गणित विषय वस्तु सह शिक्षण विधि पेपर 8 8वां पत्र, जिसमें 3 घंटे का समय मिलता है और पूर्णांक होता है 60। अगर यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें जिनका प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको एक प्रश्न हमेशा अनिवार्य रूप में रहेगा जिसमें 2 प्रश्न अथवा करके लिखे रहेंगे। दोनों प्रश्न किसी न किसी विधि से संबंधित होंगे या फिर गणित की प्रकृति, विशेषता, महत्व इससे संबंधित होंगे। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, निगमन विधि, इसके गुण व दोषों की विवेचना करें, गणित शिक्षण में इसका क्या महत्व है उल्लेख करें। और दूसरा है, गणित शिक्षण में खेल विधि के सिद्धांतों को लिखिए एवं इसके गुण एवं दोषों को लिखिए। ये पहला प्रश्न हो गया। अगर हम इसके दूसरे प्रश्न की बात करें, देखिए इसका दूसरा प्रश्न है कि ह्यूरिस्टिक विधि से आप क्या समझते हैं, इसके गुण एवं दोषों की का वर्णन करें। तो आपने देखा कि पहला और दूसरा नंबर का जो प्रश्न रहता है वह सैद्धांतिक प्रश्न है, थ्योरेटिकल प्रश्न है। ये दोनों प्रश्न आपको बनाने होंगे लिख करके, इसमें लिखना होगा, इसका एक प्रारूप तैयार करना होगा और प्रारूप के माध्यम से आप लिखेंगे। उसको हम अगले वीडियो में जानेंगे कि गणित के थ्योरेटिकल प्रश्न हम किस प्रकार से करते हैं। जो गणित के विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न आते हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे तीसरा नंबर प्रश्न है, फाइंड एलसीएम ऑफ 2, 6, 8, 12 एंड 16, यानी लघुत्तम समापवर्ती निकालें 2, 6, 8, 12, 16 का। सेम प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है जेटेट और सीटेट दोनों परीक्षाओं में। तो चलिए हम यहाँ से अपने प्रश्न को बनाना शुरू करते हैं। मुझे पता है मेरे कितने सारे भाई बहनों को इसके बारे में, मेरे कितने सारे मित्रों को भी इसके बारे में पता होगा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। चलिए आइए देखते हैं। यदि आपके सामने एलसीएम निकालने का कोई प्रश्न आ जाता है तो आप उसे किस प्रकार हल करेंगे। जैसे देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न है कि फाइंड द एलसीएम, लसा ज्ञात करें। तो लसा ज्ञात करना बहुत आसान होता है। लसा ज्ञात करें, लिखा हुआ है 2, 6, 8, 12, 16। कैसे निकालेंगे आप लसा? लसा निकालने के लिए ये लिख दिया आपने, इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें आप क्या करेंगे, 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 अठे 16। आगे जाएंगे, 2 से फिर से लगा के देखते हैं, 1 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। फिर लगाते हैं 2 से, तो 1, 3 नहीं जाएगा, 2 एका 2, 3 नहीं जाएगा, 2 दूनी 4। 2 से फिर से लगाते हैं, 1 उतर गया, 3 उतर गया, 1 उतर गया, 3 उतर गया, 2 एका 2। जो नहीं जाता है उसे हम लगाते जाते, उतारते जाते हैं। 3 से लगाते हैं, 1 उतर गया, 3 का पहाड़ा में एक बार में, 1 उतर गया, 3 का पहाड़ा में एक बार में, 1 उतर गया।
लसा निकालने के लिए दी गई सभी संख्याओं को जो हमें अभाज्य गुणनखंड से प्राप्त हुई हैं उन्हें गुना कर देंगे। लसा का मतलब क्या होता है? लसा का मतलब होता है, देखिए, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य। लसा बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। ठीक है, 16 तिया 48। तो ये आ गया आपका लसा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि क्या है। सिंप्लीफाई करें, ध्यान दीजिएगा, सिंप्लीफाई यानी कि सरल करें। प्रश्न क्या है? जो सरल करें का प्रश्न है वो प्रश्न है क्या? देखिए ध्यान से। बी नंबर प्रश्न है कि 3 का घात में -1 भागा 5 का घात में -1 ब्रैकेट पूरा का घात में 2 गुना 3/5 पूरा का घात में -1। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब भी किसी भी संख्या के घात में -1 रहे तो आपको करना क्या है। यदि इस -1 को आप प्लस बना, माइनस में कोई भी संख्या रहे, ध्यान दीजिए, माइनस में कोई भी संख्या यदि आपको रहती है और यदि आपको उसको प्लस में बनाना है तो हमेशा याद रखिए जो संख्या है ना उस संख्या को व्युत्क्रम कर देते हैं, मतलब उलट देते हैं। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये, यदि इसके नीचे आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 दिख रहा है, यदि इसके नीचे आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 दिख रहा है। दिख रहा है? अब क्या करेंगे, यदि आपको इसको माइनस को प्लस में बनाना है तो 1 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब इसका घात में +1 हो गया है तो +1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, भाग रहेगा। यहाँ भी वही करेंगे, 1 ऊपर 5 नीचे, माइनस बन गया प्लस में, पूरा का घात में 2 गुना 3/5 का घात में जो -1 है, अभी -1 रखे हैं, आगे बताते हैं। आगे क्या है, 1/3 फिर भागा 1/5 है। हमेशा जानिए, जब बटाओं के बीच में, कोई भी परिमेय संख्या के बीच में, भिन्न की संख्याओं के बीच में भागा रहे तो ये भाग करते कैसे हैं। भाग का चिन्ह जब गुना में बदलेगा तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाएगी। मतलब 1/3, भाग बदल गया गुना में, 5 चला गया ऊपर, 1 चला गया नीचे। ठीक है, अब ये आपको हो गया इस तरीके से, दिख रहा है। गुना, हमने अभी बताया कि अगर माइनस को प्लस में बदलना रहता है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी हर को अंश में, अंश को हर में। ऊपर को अंश कहते हैं, नीचे को हर कहते हैं। 5/3 पूरा का घात में 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5/3 का घात में 2 है गुना 5/3 का घात में 1 है। आपने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि यदि कोई दो संख्याएं रहें, यदि कोई दो संख्याएं रहें, उनके घात, दोनों संख्याएं समान रहें और उनके घात कुछ भी हों, कुछ भी हों, इसे आधार कहते हैं और इसे घातांक कहते हैं। यदि आधार एक समान हो, घातांक अलग अलग हो, तब भी जो है, अगर दोनों के बीच में गुना होता है, आधार समान है और घातांक अलग अलग हो या कुछ भी हो, और दोनों के बीच में गुना होता है तो दोनों घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। यानी हम लिखेंगे a का घात में b जोड़ c। यहाँ क्या बन जाएगा, 5/3 और पूरा का घात में
2 जोड़ 1 बन कितना गया 5/3 पूरा का घात में 3। इसका मतलब हो गया 5 गुना 5 गुना 5 बटा में 3 गुना 3 गुना 3। अब क्या करेंगे 5 पचे 25, 25 पचे 125 और 3 तिया 9 तिया 27। हो गया आंसर। चलिए इसके आगे देखते हैं। ये था आपको 3 नंबर का सवाल। तो आप जानते हैं प्रत्येक सवाल 5-5 अंक 12-12 अंकों का है। तो 12-12 अंकों का हुआ तो 2 सवाल 12 अंकों का, तो एक सवाल कितना अंकों का, ये हुआ 6 नंबर का और ये हुआ 6 नंबर का, कुल मिलाकर के 12 अंक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 256/441। क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट निकालना है। 4 का ए नंबर। वर्गमूल 256 बटा में 441। पता होगा वर्गमूल, आपने पढ़ा होगा जब विद्यालय में पढ़ते होंगे तो 8वीं कक्षा में पढ़ा था हमने। इस प्रकार का चिन्ह वर्गमूल कहलाता है। इसका मतलब है कि यहाँ 2 है, इसे 2-2 के जोड़े में तोड़ना है। तोड़ने की कई सारी विधियां हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि और घटाव विधि। वर्गमूल निकालने की कई सारी विधियां हैं। हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल हम निकालने जा रहे हैं। किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इस विधि में सबसे पहले हम 256 को लेते हैं, इसको लिखे ऐसे, और इस तरफ 441 को लेते हैं, इसको लिखे ऐसे। 2 से एक बार में 2 दूनी 4, 1 और 6 16 हो गया, 2 अठे 16, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। जब आपका गुना और भाग मजबूत हो जाएगा, पहाड़ा मजबूत हो जाएगा, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए विद्यालयों में कहा जाता है कि पहाड़ा याद कीजिए। 441 की बात करते हैं तो पहले हम चेक करते हैं कि क्या यह 3 से जाएगा। 4 4 8, 8 और 1 9, तो जी हाँ यह 3 से जाएगा, तो हम इसे 3 से लगाते हैं। 3 एकम 3, 1 और 4 14, 3 चौके 12, 2 बच गया यहाँ पर, 2 और 1 21, 3 सते 21। फिर लगाते हैं 3 से, 3 चौके 12, 3 नवा 27। 3 का चेक करने का तरीका क्या है कि संख्या के अंकों को जोड़िए, जो संख्या आएगी वो यदि 3 से जाएगी तो संख्या 3 से जा रही है। 7 से लगाते हैं, 7 सते 49, 7 एकम 7 हो गया। अब क्या करेंगे, हम जो है रूट 256 बटा 441 के बराबर में इस प्रकार लिखेंगे। ये सारी संख्याएं जो हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 8 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ के सारे 2। अब उसके बाद जो है यहाँ लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। इनमें से 2-2 संख्याओं का जोड़ा निकालेंगे। हमें पता है वर्गमूल के लिए कितनी कितनी संख्याओं का जोड़ा करते हैं, 2-2 संख्याओं का जोड़ा करते हैं। यहाँ भी 2-2 संख्याओं का जोड़ा करेंगे, तो यहाँ से निकला 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 2 निकले, और यहाँ से 3 गुना 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 सते 21। ये हो गया आपका उत्तर। समझ में आया। चलिए इसके आगे का देखते हैं।
बी नंबर देखिए, वर्गमूल के जस्ट नीचे वाला भी क्वेश्चन। बी नंबर क्या बोलता है, फैक्टराइज करें यानी गुणनखंड निकालें। आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21, इसका गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, गुणनखंड। पहले करेंगे कैसे उसे आप समझ लीजिए आसानी से। जिन लोगों ने क्लास 6, 7, 8 में थोड़ा ध्यान दिया होगा वो इस बात को जान रहे होंगे कि यह बीजगणित का प्रश्न है। बीजगणित के प्रश्नों को हल करते समय हमें ध्यान देना पड़ता है कि यहाँ दो प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक गुणनखंड निकालें और एक गुणनफल निकालें। गुणनखंड और गुणनफल। गुणनखंड का मतलब हुआ इसे गुणा के रूप में तोड़ना है, यानी ये जो अंक और संख्याएं लिखी हुई हैं या जो अक्षर लिखे हुए हैं इन्हें गुणा के रूप में तोड़ना है। तोड़ा कैसे जाएगा, ये 1, 2, 3 पदों में है। कितने पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद। इसे पहला पद कहें, इसे दूसरा पद कहें, इसे तीसरा पद कहें। सबसे पहले आपको पहले और तीसरे पद को गुना करना है। देखिए पहला पद गुना तीसरा पद। कैसे करेंगे गुना, ऐसे करेंगे, ये रफ में रख लीजिए इधर का हिस्सा। आर स्क्वायर गुना 21, कितना मिला आपको गुना करके, 21r स्क्वायर। अब इस 21r स्क्वायर को गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, यानी कि इसको आपको गुणनखंड करना है। तो आर स्क्वायर तो टूट गया, आर में, 2 गो आर में, 21 किस में टूटेगा। आप यदि 21 का गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से तो आप पाएंगे 3 सते 21, 7 एकम 7, यानी कि 21 को हम कह सकते हैं 3 गुना 7 या 21 गुना 1। दो गुणनखंड यहाँ टूटकर निकलते हैं। 21 के लिए 2 गुणनखंड यहाँ टूटकर निकलते हैं, या तो 3 गुना 7 और या तो 21 गुना 1। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इनमें से हम चेक करेंगे कि किस गुणनखंड के द्वारा इस दूसरे पद का निर्माण हो सकता है। दूसरे पद में कितना है, 10r है। यहाँ 3 और 7 मिलते हैं और 21 और 1 मिलते हैं। इनको जोड़ने या घटाने पर हमको दूसरा पद लाना है। 21 और 1 से तो 10 नहीं बनेगा, ना तो जोड़ने पर ना तो घटाने पर। बनेगा किससे, 3 और 7 से। तो हम क्या कर देते हैं, आर स्क्वायर जो -10r है उसको हमको 3 और 7 में लिखना है। 3 और 7 को जोड़ने पर 10 आएगा, यानी कि दोनों के दोनों को जोड़ना है। लेकिन यहाँ माइनस है, इसका मतलब ये दोनों माइनस में होंगे तभी जुटेंगे, ये आपको पता होगा। तो -3r -7r हो गया, +21। इसे ध्यान से समझिए। पहले हमने क्या किया, पहले और तीसरे पद को गुना किया। गुना करके जो हमें संख्या मिली उसे हमने 2 हिस्से में तोड़ दिया। जिन 2 हिस्सों में हमने तोड़ा उसमें जितने भी गुणनखंड निकलेंगे, जितने भी गुणनखंड अगर बन सकते, अगर मान लीजिए कोई दूसरी संख्या रहती उसके शायद और भी गुणनखंड टूट के निकलते जाते, उन सभी जोड़ों को हम लिखते और उनमें से जिस जोड़े के द्वारा दूसरे पद का निर्माण हो सकता है उसे हम लेंगे। ठीक है, ले लिया हमने, -3r -7r। अब यहाँ बन गया 2 का जोड़ा। इसमें से आप एक संख्या निकाल लेंगे। यहाँ r मिला हुआ है दोनों में, तो r हमने निकाल लिया। 2r में से 1r निकल गया, 1r बचा। यहाँ से r निकल गया तो 3 बचा। इन दोनों को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो ये दोनों में 7 मिले हुए हैं। 7 का पहाड़ा में भी जाता है, ये भी जाता है। लेकिन चिन्ह कौन सा निकालें, चिन्ह यहाँ प्लस रखें कि माइनस रखें। हम 7 लिख देंगे और ब्रैकेट को दे देंगे, तो यहाँ कौन सा चिन्ह डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ माइनस रहे इधर प्लस रहे, ऐसा कोई भी चिन्ह रहे, तो आप बस इतना ध्यान रखिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर में कौन सा चिन्ह आया है, माइनस चिन्ह आया है। तो आप गौर करके देखेंगे कि अगले ब्रैकेट में भी माइनस होना चाहिए। तो
तो माइनस कैसे होगा? यदि आप ब्रैकेट निकाल देते हैं, 7 निकाल दिए, r बचा, 7 के पहाड़ा में 3 बार में 21 गया। ये प्लस है, इसको माइनस बनाना है। जैसे यहाँ r-3 है तो यहाँ भी r-3 रहना चाहिए। प्लस और माइनस मिलकर के बनता है माइनस, या फिर ऐसे समझिए कि प्लस में से माइनस निकल गया तो बना माइनस। अगर दोनों सेम चिन्ह रहते ना, यहाँ जो माइनस, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस बन जाता। लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इसलिए माइनस बना, क्योंकि बीच का चिन्ह इन दोनों के बीच में हो जाता है और अलग हो जा रहा है। आपने माइनस को बाहर निकाला, 7 को बाहर निकाला, अंदर में बचा r और माइनस और प्लस मिलकर के बन गया माइनस। फिर समझिए, माइनस को बाहर निकाला, 7 को बाहर निकाला, r बचा अंदर में, माइनस प्लस मिलकर के बन गया माइनस और 7 या 21। अब क्या है, यहाँ भी r-3, r-3 आपने निकाल लिया और इधर बच गया r-7। ये हो गया आपका गुणनखंड का आंसर। इस सवाल को दोबारा आप बनाने का प्रयास करें, ठीक है? तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। चलिए इसके आगे का देखते हैं हम लोग। देखिए 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न में क्या है, सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई यानी कि सरल करें। कैसे है, 3y जोड़ 4 बटा 2 माइनस 6y बराबर -2 बटा 5। अभी मैंने कहा था आपको कि अलजेब्रा से 2 तरह के प्रश्न आते हैं, एक गुणनखंड और एक गुणनफल के लिए। यहाँ गुणनफल ही हो रहा है। सरल कैसे किया जाएगा? इसको कहते हैं तिरछा तिरछी गुना। जब ऐसा कोई आपको मिले देखने को, तो इसमें सीधा सीधी तिरछा तिरछी गुना किया जाता है। जब इस बराबर के चिन्ह को हटा करके हम इसे सॉल्व करना चाह रहे हैं, हल करना चाहते हैं, तो हल करने का एक ही विधि है, तिरछा तिरछी गुना। 3y जोड़ 4, इसको जब गुना करेंगे 5 से, और इक्वल टू 2 माइनस 6y, इसको जब गुना करेंगे -2 से, ठीक है? तो जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये 5 का गुना अंदर में बारी बारी से दोनों से होगा। कैसे होगा, 3y गुना 5 जोड़ 4 गुना 5 बराबर, इसका भी वैसे ही होगा, 2 गुना -2 माइनस 6y गुना -2। चिन्ह का ध्यान रखेंगे, चिन्ह को आप इधर उधर नहीं करेंगे, जैसे जो चिन्ह है उसको वैसे ही लिखेंगे। 3 पचे 15y प्लस 4 पचे 20 इक्वल टू 2 दूनी -4 माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12y। अब क्या करेंगे, y वाले को एक तरफ कर लीजिए, यानी 15y, ये 12y इधर आ जाएगा, इधर प्लस में है, जब भी इधर आएगा तो माइनस में बन जाएगा, चिन्ह पलटता है। ये प्लस 20 उधर चला जाएगा, यहाँ पर -4 पहले से है, प्लस 20 उधर चला जाएगा, -20 बन जाएगा। कितना हो गया, माइनस माइनस दोनों एक साइन के हैं, इसीलिए जुट जाएंगे, बन जाएगा -24 जुट करके। अब 15y में से 12y चला गया तो बचा 3y। तो y बराबर -24 बटा में 3 अठे 24, इसीलिए y का मान -8 आंसर। समझ में आया? इस प्रकार हुआ 5 का ए नंबर हल। 5 का बी नंबर देखते हैं। पाँच का बी नंबर कि 7 माइनस नहीं
ऐसे लिखा है 7m माइनस 8n का होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर। अब क्या है, इसको सरल करना है। तो यहाँ जो देख रहे हैं और यहाँ जो देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। इसे हम क्या कह सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसे क्या कह सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले आप बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है। हमने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इन सूत्रों पर हम रखते हैं, अलग अलग नहीं, एक साथ। 7m माइनस 8n का होल स्क्वायर, तो उसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। a की जगह 7m, 7m का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू a के जगह 7m इंटू बी के जगह 8n, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर प्लस b के जगह 8n का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह 7m है और b के जगह 8n है, तो 7m का स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 2 इंटू a की जगह 7m इंटू बी की जगह 8n प्लस बी स्क्वायर की जगह 8n का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर की जगह a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, इसी फॉर्मूले पर हमने बैठा दिया है दोनों को। सॉल्व कीजिए, इसे हल करें, सरल करें। 7m का होल स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 7m इंटू 7m, इसको 2 बार गुना करना है, माइनस 2 सते 14, 14 अठे 112 mn। अंक गुना हो जाएंगे, लेकिन ये अलजेब्रा के टर्म गुना नहीं होंगे। प्लस इसे भी 2 बार गुना करना है, 8n इंटू 8n प्लस 7m का होल स्क्वायर, सेम चीज़ वही है, 7m इंटू 7m प्लस 2 सते 14 अठे 112 mn प्लस 8n इंटू 8n, 2 बार है। ध्यान दीजिएगा आप, तो यहाँ प्लस माइनस में 112 mn, यहाँ प्लस में 112 mn, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 7 सते 49 m स्क्वायर, जब भी कोई दो संख्या माने 2 समान दिखने वाले लेटर्स आपस में या अंक आपस में गुना होते हैं तो स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस 8 8 64 n स्क्वायर प्लस 7 सते 49 m स्क्वायर प्लस 8 8 64 n स्क्वायर। इससे क्या बात सामने आती है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर को 2 बार और b स्क्वायर को 2 बार जोड़ देना है। 49 और 49 मिल करके हो गया 98 m स्क्वायर और 64 64 128 n स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं। हमने 5 नंबर तक के प्रश्नों को देखा। 6 नंबर है डिवाइड, यानी कि भाग देना है। 5x
क्यूब माइनस 15x² प्लस 25x को हम भाग देंगे 5x से। कैसे भाग देंगे? आप भाग देने का तरीका जानते हैं। 5x लिख देंगे, 5x³ माइनस 15x² प्लस 25x, भाग लगा दिए। इसको और इसको ध्यान से देखिए। 5 के पहाड़ा में 5 कितना बार में जाता है? एक बार में, ठीक है ना? तो आपको पता चल गया। यहाँ लिख लीजिए 1, कोई दिक्कत नहीं 1 लिखने से। 1 लिख दिए। x यहाँ 1 है और x यहाँ पावर में 3 है। सच बताइए कि 1 और ये 3 जब भी कोई समान संख्याएं जो भाग देती हैं तो उनके घातों में ना घटाव होता है, याद रखिए। मतलब a का घात में b भाग देंगे a का घात में c, तो a का c से a का b में भाग दे रहे हैं तो ऐसा हो जाता है b माइनस c। तो x का घात में 1 और x का घात में 3, जब यहाँ ये भाग देता है तो घटाव कर दिया जाता है। कितना हो जाएगा? x के घात में 2, इतना बार में चला जाएगा। यानी कि कितना कम है, इसको सिंपल शब्द में ऐसे समझिए। यहाँ के घात में है 1, यहाँ के घात में है 3, कितना कम है? 2 कम है, तो x² हमने लगा दिया। अब ये बन गया 5x³। अब क्या करेंगे? माइनस यहाँ लगा देंगे। 5 का पहाड़ा में 15 कितना बार में जाएगा? नहीं, यहाँ नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे। पहले माइनस कर लीजिए। कितना आया? ये पूरा पूरा कट गया। भाग में घटाया जाता है ना। पहले क्या किए? 5 का पहाड़ा में एक बार में 5 और x यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, कितना कम है? 2 कम है, तो 2 लगा दिए x² और कट गया पूरा पूरी, खत्म हो गया माइनस करने पर। अगला संख्या हम उतार दिए नीचे। क्या उतरा? -15x²। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। प्लस माइनस माइनस। 5 का पहाड़ा में 15 कितना बन जाता है? 3 बार में। यहाँ x 1 है, यहाँ x 2 है, कितना कम है? 1 कम है, जितना कम है यहाँ लगा दिए। 5 का पहाड़ा में 3 बार में 15, यहाँ 15 लिख दिए। ध्यान दीजिए, प्लस माइनस यहाँ कितना उतरेगा? माइनस। यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस क्या उतरेगा? माइनस। और ये x और x मिलकर के x² बन गए। x और x मिलकर के x²। जब घटाव किया जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है और ये कट गया। अगली संख्या उतर गई 25x। 5 के पहाड़ा में 25 कितना बन जाएगा? तो 5 बार में जाएगा, लेकिन यहाँ चिन्ह कौन सा लगाएंगे? तो ये प्लस है और ये प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह लगा। 5 पचे 25 और x है, x है, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कुछ बचा ही नहीं, कुछ कम हुआ ही नहीं, जितना कम होता है वही इधर लगाते हैं। 5 पचे 25, तो बन गया ये 25x। माइनस होगा, कट गया, तो आपका उत्तर आया x² माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, चलिए अब इसके आगे को देखते हैं। बी नंबर है 9m प्लस 8 और 7m माइनस 8। इसका गुणनफल ज्ञात करें। कैसे गुना करते हैं? पहले इसको करेंगे पूरा में गुना और फिर इसको करेंगे पूरा में गुना। कैसे करेंगे? ऐसे लिखेंगे 9m और यहाँ लिख देंगे 7m माइनस 8, फिर लिखेंगे प्लस 8, फिर लिख देंगे 7m माइनस 8। 9m को पहले करेंगे 9m गुना 7m माइनस 9m गुना 8 प्लस
8 गुना 7m प्लस माइनस माइनस 8 गुना 8, 9 सते 63 m स्क्वायर माइनस 9 अठे 72 m प्लस 8 सते 56 m माइनस 8 अठे 64। अब जोड़ देंगे जो जो जुड़ सकता है। 63 m स्क्वायर, 72 m और 56 m। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो हम जानते हैं अलग अलग साइन जुड़ते नहीं हैं। तो घटेंगे, 12 में से 6 गया 6 और 6 में से 5 गया 1, माइनस 16 m माइनस 64। माइनस का चिन्ह बड़ा होने के कारण लगा। यही हो गया आपका आंसर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, ए नंबर में दिया है कि आयत का क्षेत्रफल एवं परिमिति ज्ञात करें जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 60 मीटर और 40 मीटर है। तो एक आयत बना दिए। परीक्षा में आप पेंसिल से जरूर चित्र बनाएं। ध्यान दीजिए, इसके अंक मिलते हैं। ठीक है, 60 मीटर और 40 मीटर लंबाई चौड़ाई हमने बैठा दिया। क्या दिया गया है? दिया गया है आयत की लंबाई बराबर 60 मीटर, आयत की चौड़ाई बराबर 40 मीटर। सबसे पहले बोला इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 60 मीटर गुना 40 मीटर। तो आपका उत्तर कितना आ गया? 6 चौके 24 और 0020 मीटर स्क्वायर। आपको गुना करने में दिक्कत हो रहा होगा तो यहाँ पर रफ में गुना कर लीजिए। गुना भी दिखा सकते हैं आप उनको। 60 गुना 40, 0 से 0 बार में, 0 से 6 बार में 0, 6 4 0 0, 4 छक 24, 0 0 4 2। ठीक है, इसके बाद क्या है? आयत की परिमिति बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 2 गुना 60 मीटर जोड़ 40 मीटर। क्या हो गया? 2 गुना 60 और 40 जोड़ करके कितने हो गए? 100 मीटर। तो आंसर आ गया 100 दूनी 200 मीटर। ध्यान दीजिएगा, परिमाप में सिर्फ यूनिट रहता है, क्षेत्रफल में यूनिट के मात्रक में स्क्वायर लग जाता है। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि ज्ञात करें जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है। बी नंबर में है। देखिए, आपको परीक्षा में किसी भी 5 सवाल को हल करना है। मैंने यहाँ आपको हर एक सवाल को हल करवा करके दिखा दिया है। आप इनमें से किन्हीं 5 सवाल को हल कर सकते हैं। और ऊपर जो दिए गए 2 सवाल हैं लॉन्ग क्वेश्चन, उनको मिला करके बात की जा रही है। 2 सवाल में से कोई भी एक पहला नंबर को तो बनाना अनिवार्य है। सेकेंड नंबर यदि आप बनाते हैं तो भी ठीक, नहीं बनाते हैं तो भी ठीक। अगर सेकेंड नंबर नहीं बनाते हैं तो फिर बाद में से 4 सवाल लेंगे, और अगर सेकेंड नंबर बना देते हैं तो बाद में से 3 सवाल लेंगे।
वृत्त का क्षेत्रफल, मान लीजिए यह एक वृत्त है, ठीक है। अब इसका व्यास, व्यास किसे कहते हैं? व्यास वह रेखा है जो वृत्त के बीचों बीच होकर गुजरती है। इस व्यास का मान दिया गया है 28 सेंटीमीटर। दिया गया है वृत्त का व्यास d होता है, डायमीटर। d बराबर कितना है? 28 सेंटीमीटर। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या यानी कि r बराबर d यानी कि व्यास बटा में 2 होता है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। 28 सेंटीमीटर बटा 2 कट गया, कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो r बराबर कितना निकल गया? 14 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? अब वृत्त का क्षेत्रफल, सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर। बैठा देते हैं। पाई का मान होता है 22/7, जब तक कि प्रश्न में लिख करके बोला ना जाए कि 3.14 लेना है। जब तक नहीं बोल रहा है तब तक आप 22/7 लेंगे। गुना आर की जगह 14 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर है इसीलिए 2 बार। 7 दूना 14, गुना करेंगे 22 दूना 44 गुना 14 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। कितना आ गया? 14 चौके 56, हाथ में बचा 5, 14 चौके 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक आंसर निकला। अब वृत्त की परिधि निकालना है। परिधि कैसे निकाला जाता है? 2 पाई आर, यह सूत्र है। 2 गुना 22/7 गुना आर के जगह 14 सेंटीमीटर। 7 दूना 14, गुना कर दिए 22 दूना 44 गुना 2 सेंटीमीटर। 44 दूना 88 सेंटीमीटर निकल गया आपके आंसर। चलिए इसके आगे को देख लेते हैं, जो अंतिम सवाल है। 8वां नंबर सवाल है, वर्ग का क्षेत्रफल एवं परिमिति ज्ञात करें जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है जिसका प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है। दिया गया है वर्ग की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा, यह सूत्र होता है। ध्यान दीजिए, ये होती है एक भुजा, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है। चारों भुजाओं को आपस में गुना कर, माने कि अगर भुजा को भुजा से गुना कर देते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाता है। भुजा गुने भुजा यानी कि 20 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बोला वर्ग का परिमिति, वर्ग की परिमिति, ये हो गया। परिमिति का अर्थ होता है चारों भुजाओं का योग। परिमिति का अर्थ क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। तो 20 जोड़ 20 जोड़ 20 जोड़ 20
या फिर हम कह सकते हैं ना 20 गुना 4, 4 गुना भुजा बराबर 4 गुना 20 सेंटीमीटर बराबर 80 सेंटीमीटर आपका आंसर हुआ। इसके आगे का अंतिम सवाल है, देखिए इस पूरे परीक्षा का सबसे आखिरी सवाल है कि सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए बहुत आसान तरीके से हम हमेशा जीवन भर में कितनी सारी त्रिकोण जैसे दिखने वाली वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उसको यदि आप प्रयोग करके देखेंगे तो उसके तीनों कोणों का योग हमेशा सदैव 180 डिग्री होता है। पर इसे हम कैसे साबित करें, इसे हम कैसे सिद्ध करें, तो सिद्ध करने के लिए जो प्रयोग किया जा सकता है उसे देखिए। क्या है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे दिया गया है या दिया है। क्या दिया है, इसका नाम दे दिए ए बी सी, ठीक है ना। हम लिख देंगे ए बी सी एक त्रिभुज है, बस यही दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना है, वो लिखेंगे। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण BAC जोड़ कोण ABC, ये वाला कोण, ये वाला कोण और जोड़ कोण ACB, ये वाला कोण, तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। यह सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम रचना करते हैं। क्या रचना करेंगे इस त्रिभुज में, रचना करेंगे, देखिए एक रेखा PQ BC के समांतर, एक रेखा PQ BC के समांतर खींचेंगे जो A से होकर गुजरती है। हमने इसे खींचा जो A से होकर गुजरती है और इस रेखा का नाम क्या है, PQ। अब ध्यान से बताइए, आपको पता है कि यह जो बन रहा है, ऐसे देखिए, यह क्या बन रहा है, इसे कहते हैं रैखिक युग्म। एक चांद आपने देखा होगा, यदि आप चांद जानते होंगे, प्रोटेक्टर जो कंपास में होता है, तो उसमें जो ये आकृति होती है वो कितना डिग्री का कोण का होता है, 180 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब सिद्ध बनना शुरू हो रहा है। क्या लिखेंगे, चूंकि ऐसे लिखेंगे, चूंकि नहीं लिखेंगे, कोण PAB, हाँ देखिए PAB, कोण PAB जोड़ कोण BAC, कोण BAC जोड़ कोण QAC, कौन सा कोण, कोण QAC, इन तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 180 डिग्री। कारण क्या है, रैखिक युग्म। इन्हें क्या कहते हैं,
रैखिक युग्म कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बात यह है कि हम इस जब चित्र को देखते हैं, ये समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है, तो ये जो रेखाएं, कोई भी रेखा जो दो समांतर रेखाओं को काटती है उसे तिर्यक रेखा कहते हैं, यानी कि तिर्यक रेखा। और तिर्यक रेखा यदि काट रही है तो जो इस प्रकार के कोण बनते हैं ये क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। एकांतर कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। देखिए, लिखेंगे आप, चूंकि पी क्यू समांतर का ये साइन है, समांतर बी सी एवं ए बी और ए सी, ए बी और ए सी दोनों जो हैं तिर्यक रेखा है। कैसी रेखा है? तिर्यक रेखा है, जो कि पी क्यू और बी सी को काट रही है। इसलिए पी ए बी, एंगल पी ए बी बराबर होगा किसके? ए बी सी के। किसके? ए बी सी के। क्या कहेंगे? एकांतर कोण, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण। उस दूसरी तरफ एंगल क्यू ए सी, एंगल क्यू ए सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। किसके इक्वल होगा? एंगल ए सी बी के। ये भी क्या कहलाया? एकांतर कोण। देखिए ध्यान से, अब हो क्या रहा है, ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर है, ए बी और ए सी जो है तिर्यक है, इसीलिए इस साइड का कोण और इस साइड का कोण एकांतर कोण हुआ, आपस में बराबर हुआ। और इधर का कोण और इधर का कोण आपस में हुआ बराबर, हमने लिख दिया। अब हम इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर लेते हैं। 1, 2 और 3। अब ध्यान से देखिए, पी ए बी, बी एस सी और क्यू एस सी बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म के कारण होता है। पी ए बी ए बी सी के बराबर है और क्यू एस सी ए सी बी के बराबर। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको इसके जगह पर और इसको इसके जगह पर लिख सकते हैं। यहाँ वही काम करते हैं। समीकरण 1, 2 एवं 3 से क्या होता है? पी ए बी के जगह पर एंगल ए बी सी लिख दिए, जोड़ है एंगल बी एस सी और जोड़ है एंगल क्यू एस सी, उसके जगह पर एंगल हम ए सी बी लिख दिए। और कितना हो गया? 180 डिग्री। हमें सिद्ध क्या करना था? देखिए तो सिद्ध क्या करना था? यही ना करना था, बी एस सी बी एस सी, ए बी सी ए बी सी, ए सी बी ए सी बी, और तीनों का जोड़ कितना? 180 डिग्री। सिद्ध हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रकार हमने आज देखा 2021 के डीएलएड के पेपर 8 यानी कि गणित के सभी प्रश्न पत्रों के हल को एक साथ एक वीडियो में। आशा है आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें। धन्यवाद।